साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, बचाने के लिए, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो है आज देश के नागरिकों का, आपका, हमारा, सबका वोट जो है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार हमें देके इस देश का बराबर का मालिक बनाया था, वो इन ईवीएम की मशीनों द्वारा, ईवीएम की हमारी वोट चुराने वाली मशीनों द्वारा जो चुराया जा रहा है, उसका बिगुल आज आदिवासी समाज की ओर से, गोंडवाना प्रदेश की ओर से, गोंडवाना के बहादुर सिपाहियों के जरिए आज उठा दिया गया है। ये बिगुल, आज ये बिगुल बजा दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब दुनिया की कोई ताकत भारत में बैलेट पेपर से चुनाव रोक नहीं सकती। आपके मताधिकार को कोई शक्ति अब चुरा नहीं सकती, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा हो गया है। हम लोगों ने, मैंने और बहुत सारे हमारे दूसरे साथियों ने 5 जनवरी 2024 से आप सभी लोगों की और देश की जनता की आवाज पे एक ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र हटाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ नामक एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। सरकार ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार जी ने, इन सभी लोगों ने साजिश करके पुलिस प्रशासन के बल पे, अदालतों पे दबाव बना के और दूसरे सभी संस्थानों पे दबाव बना के उसे कुचलने की कोशिश की और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। हमारे बहुत सारे साथी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हमने अदालत की लड़ाई और सड़क की लड़ाई छोड़ी नहीं। अब जब हरियाणा में चुनाव का ऐसा रिजल्ट आ गया, अब जब मध्य प्रदेश में ऐसा रिजल्ट आ गया, तो पूरे देश की आंखें खुल गई कि हाँ, महमूद प्राचा जो बात कह रहे थे, जो दूसरे साथी हमारे कह रहे थे, देवासाहेब साहब, बीसी को जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब, रितु सिंह, पूरे देश से दूसरे प्रभाकर परकला साहब, राजूपुर लेकर साहब, ये सभी जो मुट्ठी भर साथी हम बच गए थे, ये बात जो कह रहे थे कि हाँ, ये आरएसएस और बीजेपी चुनाव नहीं जीतती जनता के वोटों से, ये ईवीएम के जरिए से चुनाव जीतती है। इस देश में ईवीएम के पीएम है मोदी जी, जनता के पीएम नहीं है। ये बात लोगों के समझ में आ गई। आपके प्रदेश में और आपके पड़ोसी प्रदेश में आपकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। आपको क्या अंदाजा लगा अब कि आपका जो चुनाव में प्रदर्शन है वो कमजोर क्यों हुआ? इन चोरी की मशीनों से। वरना आज ये जुल्म और अत्याचार आपके ऊपर इतने नहीं हो रहे होते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ दूसरे भी लोग एमएलए बनके असेंबली में होते। आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनता के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो ईवीएम के चीफ मिनिस्टर हैं, यादव साहब। उसी तरीके से महाराष्ट्र में फडणवीस साहब जनता की सीएम नहीं है, वो ईवीएम के सीएम हैं। हरियाणा में सैनी साहब जनता के सीएम नहीं है, वो ईवीएम के सीएम हैं। हम लोग जब ये महाराष्ट्र का चुनाव भी आ गया, हमने पॉलिटिकल पार्टी से बहुत गुहार लगाई, कांग्रेस से, बाकी सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, और उनके लीडर्स तैयार भी हो गए कुछ हद तक।
लेकिन उसके अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आरएसएस के जो एजेंट घुसे हुए हैं, उन लोगों ने अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद हमसे उन्हें दूर किया और ईवीएम के आंदोलन को कमजोर किया। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद भी हमने पूरी ताकत लगाई कि किसी प्रकार से ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इस ईवीएम विरोधी आंदोलन में आ जाए, लेकिन ये लोग नहीं आए। जब महाराष्ट्र का चुनाव भी हार गए, हरियाणा का चुनाव भी हार गए, तब हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नागपुर में बड़ी रैली भी निकाली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नागपुर के भी उन वीर सिपाहियों का जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से एक बड़ी सफल रैली नागपुर में निकाली है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मार्कड़वाड़ी गांव के उन लोगों का, उन्होंने ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो फैसला किया, उससे इस सरकार की चूल्हे हिल गई। लेकिन अभी तक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को होश पूरी तरीके से नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा सा समर्थन करना शुरू कर दिया। जब हम चारों तरफ से घिर गए, तब मैंने मरकाम साहब से गुजारिश की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि ये लड़ाई सिर्फ वो ही लड़ सकते हैं जो ऊपर वाले के अलावा किसी से डरते ना हो, जो बहादुर हो, जो ज्ञान रखते हो, जो देश को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे सकते हैं। मैंने गुजारिश की मरकाम साहब से कि ये ईवीएम का आंदोलन आप यहां गोंडवाना से शुरू कीजिए, यहां से जो चिंगारी उठेगी वो फिर दबेगी नहीं, रुकेगी नहीं। और मरकाम साहब ने और आप सभी लोगों के सहयोग से आज ये वादा पूरा कर दिया। ये जो आज विशाल जनसमूह है, ये हम लोग आपसे वादा करते हैं, ये देश बचाएगा, ये बाबा साहब का संविधान बचाएगा इन मनुवादियों से, आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अब ये एक वोट का अधिकार मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं, यह महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैं पिछली बार आया था, इस देश के मूल मालिक, सबसे पहले मालिक आप लोग हो। बाकी सभी लोग बाद में आए हैं और आप लोगों के मेहमान हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप ही लोगों का हक सबसे ज्यादा सभी लूटे जा रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। लेकिन ये होगा जब आप ये ईवीएम का आंदोलन भी अपने कंधों पे उठाओ। आपसे ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में नहीं है। ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में किसी के नहीं। मुझे बताया गया 132 गांव में गैर कानूनी तरीके से आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, आपको वहां से निकालने की चेष्टा हो रही है। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। कोई आपको संवैधानिक रूप से वहां से नहीं निकाल सकता। यह चोरी और बेईमानी से जो कोशिश हो रही है, इसे आपको भी रोकना पड़ेगा और हमें भी रोकना पड़ेगा। आपको
आपको सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी संवैधानिक रूप से, और हम लोग अदालतों में लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आपको वो 132 गांव खाली नहीं करने। आपके पास तो दादा मरकाम के चश्मे चिराग है ना, ये दादा की तरह ही लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप सब लोगों के भरोसे पे आप लोग लड़ोगे क्या इनके साथ लड़ाई? ये वो ताकत है कि कोई भी मनुवादी आपका अधिकार नहीं छीन सकता, यदि आप अपने नेतृत्व के पीछे खड़े होके उसके हाथ मजबूत करोगे। ये जो 132 गांव से आपको निकालने की चेष्टा की जा रही है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि उस धरती के आप मालिक हो, वहां की संपदाओं पे आपका हक सबसे पहले है। उस जंगल की रक्षा, उस जंगल के जानवर जो रहते हैं उसमें, उसकी हजारों साल से नहीं, उससे भी पहले से रक्षा आप लोगों ने की है। आपसे अच्छा जंगल को दुनिया में कोई समझता नहीं है। हम लोग तो बेवकूफ है इस मामले में, और जो बेवकूफ होशियार बनने की कोशिश करता है उससे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं होता। ये आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो। हम लोगों को कुछ नहीं आता, हमें आती है कानून की किताबें, हमें आते हैं तर्क वितर्क। जंगल को समझना आप लोग अच्छे से जानते हो, हमसे बहुत अच्छी तरह जानते हो, और नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, मुझसे भी ज्यादा। मतलब मुझे थोड़ा भी फिर भी कुछ आता होगा, नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ भी नहीं आता। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो आपकी आवाज से नहीं बने, वो ईवीएम की आवाज से बने। तो वहां का जो हमारा प्रपोजल है, ये मरकाम साहब से मेरी डिटेल में इस बारे में चर्चा भी हुई है। जो लोग जंगल बचाना चाहते हैं ना, जो जंगल बचाने का नाटक करके वहां से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको विस्थापित करना चाहते हैं और आप लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये रास्ता निकाला है, और इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आप लोगों को 132 के देखते हो, 132 गांव को वही जहां वो सुरक्षित एरिया बनाया है ना इन लोगों ने, उसके एकदम लगते हुए क्षेत्र में आपको दोबारा बसाया जाएगा। 132 गांव सरकार के खर्चे पे। सरकार का खर्चा क्या होता है? यानी कि आपके खर्चे पे, आपके खर्चे पे। सरकार के खर्चे का मतलब मेरा साफ है, कहीं मोदी जी और अडानी जी की जेब से नहीं जा रहे हैं जो उन्होंने पैसे चुराए हुए हैं बैंकों से, वो भी आपके हैं। आपके पैसों से ही आपका जो 132 गांव है उसके एकदम निकट इलाकों में ही, जंगल से लगते लगते इलाकों में ही आप सबको वापस बसाया जाएगा। उसका सारा खर्चा आप ही दोगे, या आप मतलब सरकार देगी, वो भी तो आपका पैसा है ना, इसलिए आप ही दोगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर जंगल बचाना है जो आपने हजारों साल से बचाया है, तो इससे कम में फैसला नहीं होगा। भाई जो और लोग बैठे हैं ना उनके जंगल के चारों तरफ, उनको थोड़ा पीछे हटा दो। जंगल के जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए वहां के मूल निवासियों को आप पीछे करना चाहते हो ना, तो जो मूल निवासी नहीं है उनको और थोड़ा पीछे कर दो। कोई मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना, तार्किक बात है ना। जो ईमानदार होगा उसे वो तुरंत कहेगा यस सर, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, हम आपकी बात मानते हैं। जिसके मन में पाप और चोरी होगी वही ये बात नहीं मानेगा। दूसरा, और इसके लिए आप कमर कस लो, और ये आपको एग्जाम्पल सेट करना है। और पूरे गोंडवाना क्षेत्र में जो शेड्यूल 5 है वो लागू होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार आप लोगों के साथ ही नहीं पूरे देश के साथ हो रहा है। दूसरा, जो मुझे पता लगा है एक आंदोलन में प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों ने खुद ही पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और दूसरे हमारे आदिवासी भाई, ट्राइबल भाई बहन, उनके ऊपर साजिश करके हमला किया और झूठे मुकदमे उन्हीं के ऊपर लगा दिए, ये मुझे बताया गया है। और जिन हालात को और जिन तथ्यों को मैंने देखा, मुझे इस बात में पूरी तथ्यात्मक रूप से सच्चाई लग रही है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है। इस प्रकार की गैर कानूनी पुलिस की बर्बरता भरी कार्रवाई का मतलब एक होता है कि आपकी एकता को तोड़ा जाए, आपके आंदोलन को तोड़ा जाए, आपके अधिकारों को छीनने के लिए। क्या ये आप होने दोगे? और अगर नहीं आप कहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग आपके संघर्ष करेंगे। मैंने अध्यक्ष जी से बात भी की है, इसके लिए एक इसी केस के लिए नहीं, बल्कि इन प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक वकीलों की टीम का गठन किया जा रहा है, जो सिर्फ ना अपने बेगुनाह भाई बहनों को बचाएगी। मुझे पता लगा है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को 8 जिला बदल कर दिया। ये कौन सा अन्याय है भाई? इतना डर, इतना डर। जैसे अभी हरियाणा हाईकोर्ट का हमने एक जजमेंट लिया ना, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मुझसे इतना डर गए कि उन्होंने कानून ही बदल दिया देश का। हमने ईवीएम के लिए एक बड़ा अच्छा ऑर्डर ले लिया, ये लिया कि 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हरियाणा में दिखाई जाएगी सब। भाई इसमें क्या परेशानी है? अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ था ईवीएम में, तो दिखाने में क्या परेशानी है? बल्कि मोदी जी को तो खुश हो जाना चाहिए था कि सब देख लेंगे कि महमूद प्राचा जो है झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी सच बोल रहे हैं, वो तो ईमानदारी से चुनाव जीते हैं। तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। मतलब जो आप लोगों के साथ अत्याचार होता है ना, बुलडोजर लाके आपकी जमीन छीन ली जाती है, उन्होंने जो न्यायालय है उसके आदेश के ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। तो ये हम होने नहीं देंगे। उसी प्रकार से आपके जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है उनसे इतना डर, 8 जिला बदल कर दिया, 8 जिलों से मतलब बाहर। वाह वाह, ये गैर कानूनी कार्रवाई है। पूर्णतः गैर कानूनी कार्रवाई। और आज ये मेरे सामने जो हजारों की जनसंख्या में बहादुर खड़े हैं, और हमारी बहनें बहादुर खड़ी हैं और बैठी हैं, ये इस बात की गवाह है कि आप लोग और हम लोग मिलकर अपने सभी बेगुनाहों को ना सिर्फ छुड़ाएंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, ये प्रशासन के अधिकारी ध्यान से सुन ले बात। ये जो अत्याचार हो रहा है ना, आपका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सुधारना नहीं है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आपका हक अधिकार के लिए पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन ना हो, उसको कुचलने के लिए आप ये झूठी कार्रवाई करते हो कानून। तो ये सभी अधिकारी ध्यान से सुन ले, पुलिस के भी और प्रशासनिक भी। एक न्यूरेमबर्ग का ट्रायल हुआ था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व हुआ था, विश्व युद्ध, उसके बाद एक ट्रायल हुआ था। उसमें जो जर्मन सैनिक थे ना, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जनरल्स ने, हमारे जो वो थे ना, हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स थे हमसे, उन्होंने हमें कहा गोली चला दो, हमने चला दी। तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो आदेश का पालन किया। उन सभी जो अधिकारी थे ना, उनको सबको सजाएं हुई, फांसी की भी सजा हुई थी जहां जहां हत्याएं हुई। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का जो विधान तय हुआ था ना, वो पूरी दुनिया में लागू होता है, भारत में भी लागू होता है। अगर आपके उच्च अधिकारी, ध्यान से सुन ले ये सभी अधिकारी, और आपके राजनीतिक जो आका कह लो या आपके राजनीतिक उच्च अधिकारी कह लो, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए हो गए, अगर वो आपको कोई ऐसा आदेश देते हैं, ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं, जो संविधान के अनुरूप ना हो,
जो कानून के अनुरूप ना हो, और अगर आप लोग कार्य करते हो तो वो सीधा सीधा अपराध होता है। आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे ऊपर से आदेश हुआ था और मैंने अपराध कर दिया। ये आपका बचाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपको सजा होगी। आप लोग बंधे हुए हो सरकारी अधिकारी, ये देश की जनता के, इन लोगों के हमारे नौकर होते हैं। और नौकरी करने की सबसे पहली कंडीशन है आप संविधान के दायरे में काम करोगे, कानून के दायरे में काम करोगे, किसी की बात सुन के काम नहीं करोगे, किसी की भी, कोई हो उसमें, उतना आदेश मानोगे जो संविधान और कानून सम्मत हो, वरना आप अपराध करोगे। अपराध करोगे तो जेल जाओगे, नौकरी जाएगी। बाबा साहब के मानने वाले कानून को तोड़ने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना होगा। तो ये दोनों कार्रवाइयां होंगी। एक और केस के बारे में मुझे पता लगा है कि एक हमारे साथी को पुलिस ने शायद उसी दौरान, दयाराम साहब को गैर कानूनी रूप से उठाया, थाने में रखा, मारपीट की, इतनी मारपीट की कि उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद वो जबलपुर में उनकी मृत्यु हो गई। ये हत्या है और इसकी सजा फांसी है। ये केस हमारे पास आ गया। ये हत्या है और इसकी सजा फांसी है। ये किताब में लिखा है, इंडियन पीनल कोड में भी लिखा था और अब बीएनएस में भी लिखा है। और जो पुलिस के अधिकारी ये काम करते हैं उनकी सजा थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। मुझे ये पता लगा है कि उसमें कोई मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी हुई है, अभी कागजात मेरे पास नहीं आए। तो मजिस्ट्रेट भी कानून से ऊपर नहीं होते, मैं इतनी बात ही कह रहा हूं। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी ठीक नहीं होगी कि नहीं की होगी तो SC/ST एक्ट में बड़ा अपराध है, उनको भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये मैं बता रहा हूं, धारा 3(2) ध्यान से पढ़ ले, SC/ST एक्ट की, वो मजिस्ट्रेट साहब ध्यान से पढ़ ले। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग उस सभी कागजात को लेकर हमें दें, मैं उस केस की पर्सनल निगरानी करूंगा। हाथरस की बच्ची के साथ भी जो हुआ था ना, बहुत सारे लोग भूल गए थे उसे, हम नहीं भूले। तो अब वो उसके केस के जो उसी के परिवार की वकील थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने रखवाई थी और वो उसको केस हरवा के उन लोगों को बरी करा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास वो भी केस आ गया, उसमें सजा मिलेगी। उसमें DGP और चीफ सेक्रेटरी जो है कम से कम, और मुख्यमंत्री भी, सजा उसमें भी मिलेगी। जो हाथरस का केस हुआ वो मेरे पास केस है। तो देश के मालिकों को पुलिस स्टेशन के अंदर मारने से पहले 1000 बार हमारे देश के नौकर सोचे, ऐसी व्यवस्था हम करके छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं उससे। 2 विषय और हैं उसके बाद, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली में कल बड़ी, अब आप लोगों से ऊर्जा लेके हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, केसेस भी बहुत सारे करने हैं। ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत बड़ी गलती की। अगर वो भी इलेक्शन पिटीशंस डाल देते तो हम कम से कम 100 से 125 सीटों पे चुनाव मध्य प्रदेश में भी दोबारा करा देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ये सरासर गलती थी, और उसमें सबसे बड़ी गलती उनकी थी जो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए थे। उन्होंने ये ईवीएम के विरुद्ध केसेस नहीं डलवाए। तो हमें उस लड़ाई में जाना है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। आप लोग मशाल यहां जलाए रखना, क्योंकि हम आपकी मशाल की रोशनी देख के वहां से हम हिम्मत पाएंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। मरकाम साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम थक जाएंगे ना, जब हमें
थोड़ा अकेलापन महसूस होगा तो हम यहाँ गोंडवाना को याद करेंगे कि वहां हमारे बहादुर साथी लड़ रहे हैं, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये ईवीएम की लड़ाई को आप एकदम जारी रखना। एक दो विषय और हैं, उसके भी अध्यक्ष जी से मेरी विस्तार में चर्चा हुई है। पहला है, मैं पहले भी एक बार बता के गया था लेकिन उसमें फॉलोअप ज्यादा हो नहीं पाया, अब हम उसको पूरी ताकत से फॉलोअप करेंगे। और ये यहाँ के प्रदेश के जो ईवीएम के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को सुन लें। अधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको ये पैगाम हमारा पहुंचा दें। एक होता है SC/ST सब प्लान। SC/ST सब प्लान मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। 1980 के दशक से हर प्रदेश के बजट में शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनकी संख्या के हिसाब से और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं उनकी संख्या के हिसाब से प्रदेश के बजट में, जो बजट में जितने भी पैसे आते हैं, जितना भी उसका एलोकेशन होती है उसमें रिजर्व रहती है उतनी परसेंटेज, और वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के ऊपर ही खर्च हो सकते हैं। और खर्च होने का मतलब ये नहीं है कि सड़क बना दी और बोल दिया कि ये तो आपके गांव से जा रही है, गोंड समाज के गांव से जा रही है, हो गया ना। वो सब नहीं, सड़क का तो इस्तेमाल सब करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके लिए हॉस्टल बनाने के लिए, आपके लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, आपके लिए छात्रवृत्ति देने के लिए कि दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ो, आपके लिए कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए। तो SC/ST सब प्लान का हम केस डालने वाले हैं और आप लोगों को ईवीएम के साथ साथ ये भी आंदोलन करना। इससे ये होगा कि 80 के दशक में अगर एक साल में कोई पैसा बजट का खर्च नहीं हुआ ना, आपका जो आपका पैसा है, तो वो बचा हुआ पैसा, अब किसी भी सरकार ने तो कभी कुछ खर्च ही नहीं किया, तो सारा का सारा पैसा अगले साल जाता है, फिर अब पिछले 2 सालों का तीसरे साल, और ऐसे बढ़ता जाता है। अब वो मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों का पैसा इतना आपका बकाया है, और मैं ये कोई मोदी जी की तरह झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक रूप से बात कर रहा हूं और मैं केस डालने वाला हूं इसका। तो हर एक परिवार का कम से कम 1 करोड़ रुपया तो पक्का 100% 100% आपका जमा है। सिर्फ आपको आंदोलन करके और हमें केस करके वो लेना है आपके बैंक अकाउंट्स में। ये पहला विषय है। ईवीएम के साथ साथ आपको इस काम के लिए भी गांव-गांव में संघर्ष करना है। ये SC/ST सब प्लान का पैसा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोगों के लिए देके गए, वो चुराया जा रहा है, वो हम चोरी है, वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम केस डाल के वो 1-1 करोड़ रुपया कम से कम, जब आप कुछ और जगह खर्च नहीं कर सकते तो सीधा सीधा पैसा दे दो। उसी के साथ साथ ये जो खनिज पदार्थ है, आप जो बहुत सारी चीजें, और यहाँ मैंने इतना अच्छा चावल खाया था अभी, उसका नाम क्या है, उदय चावल खाया था अभी। ये हमारी जो बेटी आई है उन्हें खिलाया, मक्के की रोटी भी खाई थी। लेकिन ये सब जो पदार्थ है ना आपके, जो आप ऑर्गेनिक, जो कि बिल्कुल प्योर है, जिसमें फर्टिलाइजर नहीं है कोई, ये जो हम दिल्ली में महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ना, उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा रेट पे दिल्ली वाले और बड़े बड़े शहरों वाले इसको खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आपका जो मेहनत की कमाई है ना, बिचौलिए खा जाते हैं, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे। वो नहीं, वो तो और बड़ी चोरी कर रहे हैं। अभी आ रहा हूं उस पे, जो उन जैसे दूसरे हैं ना, वो मनुवादी मानसिकता के लोग, वो खा जाते हैं। तो कोऑपरेटिव, और रास्ते में हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे तो मेरे मन में ये था कि जो खदानों से ये अडानी अंबानी मित्तल जो है ना, सब ये जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, वो चोरी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोला चोर, बॉक्साइट चोर, गैस चोर, क्या क्या चोर, पता नहीं कितना चोर। अब तो ये वोट चोर है ना, वोट से ही सभी की चोरी कर रहे हैं। जमीन चोर, जंगल चोर, जल चोर,
क्या क्या चोर, क्या क्या बताओ? जल जंगल जमीन तीनों चोर। चोर ही चोर, और चोर चोर बसेरे भाई पीछे से आ रही है भाई। तो ये जो आपका SC/ST सब प्लान का पैसा है ना, हम लोग आपके गांव गांव के अलग अलग बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, और ये कोयला निकालने का काम, पावर प्लांट लगाने का काम, स्टील बनाने का काम, दूसरे उद्योग लगाने का काम आपके अपने कोऑपरेटिव से होगा, और आप ही लोग उसका प्रॉफिट कमाएंगे। अब आप कहोगे कि महमूद साहब तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जब मैं कोई बात कहता हूं ना, बाबा साहब भी जब कोई बात कहते थे तो लोग ऐसे ही उनका मजाक उड़ाते। दादा मरकान साहब ने एक काम किया ना, आपकी आंखों के सामने है, पैसा एक लाया, भले ही उस पर अमल नहीं हो रहे, लाया ना, आपकी आंखों के सामने लाया। तो ये उनके सुपुत्र बैठे हैं, ये छोटा मोटा मैं भी अम्बेडकरवादी हूं। हम दोनों वादा कर रहे हैं आप सब लोगों का, अगर इसमें साथ है तो कोऑपरेटिव बनाएंगे। हमें बैंक से लोन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा SC/ST सब प्लान का जो पैसा है ना, वो हम कोऑपरेटिव में लगाएंगे। आप लोग मालिक बनोगे, और जितने भी ये चल रहे हैं ना सारे खदान बदान, जिसमें जो इंजीनियर हैं, वो आप लोग उनको तनख्वाह दोगे, प्रॉफिट उसका आप कमाओगे, और चोरी भी नहीं करोगे, देश का भी फायदा। क्योंकि ये सब लोग तो 90% कोला चुराई लेते हैं ना, दिखाते तो ये 10% ही है, ये तो है ही बेईमान। आप तो 90 का 90% कोला अगर निकालोगे, 100% तो 100% से बिजली भी बनाओगे। चोर तो हो नहीं आप, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू और पता नहीं कितने जैसे। तो देश का फायदा होगा पहले तो, आप सब लोग खुशहाल होगे, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप पर्यावरण का, और जंगल का भी ख्याल रखोगे। खदान का काम करने के टाइम भी हसदेव की तरह नहीं, बेईमानों ने सारा हसदेव का जंगल लूट रखा, वैसे नहीं करोगे आप। इसके लिए भी अब ये आसान काम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन मेरे हर काम को, जैसे EVM के लिए बोल रहे थे सब, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, राजा साहब ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, सब हमें छोड़ के चले गए। हो गया ना अब। ये तो EVM का काम तो इससे भी मुश्किल है, ये आसान है EVM से काम जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हम सबको मिलके करने हैं। अगर आपको अपने प्रत्येक घर को करोड़पति बनाना है, तो उसका फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। जल जंगल जमीन और देश बचाओ, EVM मशीन हटाओ। दूसरा, पुराना बैलेट पेपर लाओ, भारत का संविधान बचाओ। तो आप लोग सब मेरे साथ नारा लाएंगे, EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। EVM हटाओ, संविधान बचाओ। EVM हटाओ, EVM हटाओ, EVM हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, वापस लाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। EVM हटाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचाओ। EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, जमीन जंगल जल बचाओ। जल जंगल जमीन बचाओ, EVM हटाओ, EVM हटाओ। जय जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया।